हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब यहाँ पे बढ़िया होंगे। और बच्चों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो बच्चों, यहाँ पे आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या है सेमेस्टर्स में आपको कितना है, क्या कैसे पढ़ना है। इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं श्रद्धा मैम आप लोग को जूलॉजी के कुछ यूनिट्स जो है वो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, और उसको पढ़ाने से पहले आज आपके लिए वीडियो जाने वाला है आपके पास, जिसके थ्रू एटलीस्ट आप ये समझ पाएंगे कि आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी के अंदर क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं और अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे सभी जो बच्चे मेरे वीडियो को भी देख रहे होंगे, सभी को पहले तो ढेर सारी बधाई, क्योंकि सब अपने अपने मनपसंद के कॉलेजेस में अब यहाँ पे पहुंच गए होंगे। सब अंदर से बहुत खुश होंगे, क्योंकि अभी तक हम यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां करा रहे थे, है ना बच्चों। अब यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो रहेगा बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कराना। तो अब जब आप कॉलेजेस तक पहुंच गए हैं, तो अब हम आपका ये जो रास्ता है आगे का, इसको और आसान कर देंगे। और रास्ता आसान करने के लिए हम यहाँ पे लेकर आ गए हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कराने। अब उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आज आप इसके वीडियो के थ्रू सिलेबस समझ लीजिए। सिलेबस क्या है, कितनी चीजें हैं, आपको कितना क्या पढ़ना है, ये चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं कि आपको जूलॉजी के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। और हाँ, कई बार बच्चे थोड़े से डाउट में रहते हैं कि बोलते हैं भाई कि मैम क्या ये इस कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है या इस कॉलेज के लिए। पिछला जो वीडियो गया था बॉटनी सिलेबस का, उसमें सब बच्चे पूछ रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पे मैं बता दूं कि यूपी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वो बच्चों इसी आपके सिलेबस को फॉलो करेंगे, है ना। तो सिलेबस जो रहेगा सभी का यही रहने वाला है जूलॉजी का, ठीक है। आप चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, सबका यही सिलेबस रहेगा। इसके लिए डाउटफुल नहीं रहेंगे कि मैम क्या ये मेरे कॉलेज का सिलेबस है, क्या ये मेरे कॉलेज का। तो एकदम बेफिक्र रहिए, यूपी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं सबका जूलॉजी का सिलेबस यही रहने वाला है। इससे पहले बॉटनी का भी गया होगा आपके पास वीडियो, उसका भी सिलेबस वही है। उसमें बहुत बच्चे थे जो कमेंट करके पूछ रहे थे, तो उनको मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बिना देरी के शुरू करते हैं बच्चों, सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूं यूनिट्स की, तो आपके पास टोटल यहाँ पे आप देखेंगे 8 यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है। 8 यूनिट एक सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं, और एक सेमेस्टर आपका कॉलेजेस में कम से कम आप यहाँ पे देखें तो 6 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। 6 महीने के अंदर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, और उससे पहले ये सारा सिलेबस 8 यूनिट जो है जूलॉजी का, ये आपको कंप्लीट कराया जाएगा। मैं गारंटी लेती हूँ कि मैं जो भी चीजें हैं वो आपको विद इन टाइम कंप्लीट कराऊंगी। साथ में उसके बाद हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हम देखेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब आप जान चुके होंगे कि एनईपी के अकॉर्डिंग जो अब नया सिलेबस है उसमें आप लोग का पेपर जो है वो पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड हो चुका है ना। तो हम किस तरह से हमें हर टॉपिक को पढ़ना है कि हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बन जाए, उसके लिए भी हमें उसी तरह से तैयारी करनी है। अभी यहाँ पे रिसेंट में बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों का एग्जाम्स खत्म हुआ है, और सभी के बहुत बढ़िया एग्जाम्स हुए थे। यहाँ पे मैंने जहां तक मुझे बच्चों का रिव्यू मिला है, बच्चों ने बोला कि मैम आपने जितना पढ़ाया था, जो चीजें थी उसी में से एमसीक्यू क्वेश्चंस आए थे। तो बिल्कुल उसी तरह हमारी इस बार भी बहुत इनफैक्ट डबल तैयारी रहेगी कि हम आप लोग के लिए इस तरह से तैयारी करा पाए कि आपके पास जितने भी यहाँ पे सेशंस या आपके पास लेक्चर पहुंचे हमारे थ्रू, उसमें से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस उसी में से बने, है ना। यही हमारा टारगेट रहता है बच्चों, क्योंकि एज अ टीचर हम यही चाहेंगे कि जो हम पढ़ाएं वो बच्चों को आ जाए। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। अब यहाँ पे अगर बात करें यूनिट्स की, तो टोटल 8 यूनिट है। हर यूनिट में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या सब चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, वो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला यूनिट जो है ये है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो बच्चों, यहाँ पे आप जानते होंगे कि सेल ऑर्गेनल्स जो है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, वैक्यूल हो गया। तो ये बहुत सारे सेल के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि आप देखने को आपको मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि पहला जो यूनिट है इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। पहले जो सेल ऑर्गेनल्स है, ये स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स को 2 पार्ट में बांट दिया है। एक है पार्ट 1, एक है पार्ट 2।
ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पार्ट 1 है बच्चों, इसमें आपके पास आपको इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो सेल के एडिशन मॉलिक्यूल, सेलुलर जंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, ये सब पढ़ना है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ना है, जैसे प्रोटीन टारगेटिंग क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। तो एंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है बच्चों, एंडो का मतलब होता है अंदर। जब सेल जो है किसी भी बाहर के मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर ले पा रहा है तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और जब वो कोई भी मटेरियल बॉडी का वेस्ट जो होगा उसको जब बॉडी से बाहर निकालेगा तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो इस तरह से ये दो टाइप के मेम्ब्रेन सिस्टम्स के अंदर आपको ये दो प्रोसेस पढ़नी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में ये आता है। अब इसी में आता है आपका सेकेंड पार्ट, और उसको पार्ट यहाँ पे बांट दिया है सेकेंड यूनिट में। तो फर्स्ट यूनिट ये है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपको यहाँ पे अलग अलग साइटोस्केलेटन पढ़ना है। तो साइटोस्केलेटन 3 तरह के होते हैं बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, काम क्या करते हैं, ये सब चीजें हम जानेंगे। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि जब आप 12th में रहोगे, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो देखा होगा कि सेल जो है उसके अंदर स्पिंडल फाइबर बनता है जिसके ऊपर एक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जाकर अरेंज होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर वगैरह बनाना रहा, सेल को एक शेप देना रहा, तो ये सारा काम साइटोस्केलेटन के अलग अलग पार्ट्स का होता है। ये आपको इस यूनिट में पढ़ना है। उसके अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है इस यूनिट में। सारे ऑर्गेनल देखिए नहीं पढ़ने भर भर के, ठीक है। आप देखेंगे तो इन दो यूनिट्स को मिला के आपको ज्यादा से ज्यादा सेल मेम्ब्रेन के बारे में है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम और साइटोस्केलेटन। तो गिने चुने कुछ ही ऑर्गेनल है जो आपको पढ़ने हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिससे आप जिस ऑर्गेनल से वाकिफ होंगे वो आई थिंक यही है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। लेकिन बाकी चीजें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी आप जान ही रहे हल्का फुल्का। तो लेकिन अब जब आप बीएससी लेवल पे आ गए तो थोड़ा सा इसमें डीप जाएंगे, चीजों को समझेंगे कि क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। जो आपने बेसिक्स पढ़ा उसके अलावा भी यहाँ पे काफी चीजें हैं जो आपको बीएससी लेवल पे जाननी होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा ढांचा है, स्ट्रक्चर कैसा है वो जानते हैं। इसी प्रोसेस में एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ये भी जानेंगे। इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मेरे थ्रू यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां किए होंगे कॉलेजेस की, उसमें मैंने ये चीजें थोड़ी बहुत बताई थी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह ये प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलती है। तीसरा और ऑर्गेनल आपको पेरोक्सिसोम और राइबोसोम पढ़ना है। पेरोक्सिसोम और राइबोसोम काम क्या करते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीजें आपको इस यूनिट में पढ़नी है। तो ये यूनिट आपका साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और राइबोसोम के इर्द गिर्द घूमता है। अब जब आपने ये दो यूनिट्स कवर कर लिए, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया, तब आता है ये तीसरा यूनिट। तो तीसरे यूनिट में आप यहाँ देखेंगे तो तीसरे यूनिट में आपको यहाँ पे मिलता है न्यूक्लियस। ठीक, तो न्यूक्लियस के बारे में जानना होता है, साथ साथ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन कब कहा जाता है, जब भाई जो क्रोमोसोम है वो धागे के रूप में अपने आप को सेल के अंदर पूरी तरह से बिखेरा रहता है, तो उसको क्रोमोसोम ना कह के क्रोमेटिन फाइबर कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसी में आप लोग को इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का किसी भी यूकैरियोट के अंदर। यूकैरियोट का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, कैरियो को बोलते हैं। इसीलिए देखिए इसमें आपको वर्ड मिलेगा कैरियो। तो ये कैरियो का काम यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं जिनके पास ऐसा न्यूक्लियस हो जो कि बहुत अच्छे से बना हो, मतलब उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बड़ी अच्छे से बनी हो, तो उसको हम एक यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस कैसा है, उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीजें आपको इस थर्ड यूनिट में जाननी है। न्यूक्लियस के बाद आएंगे तो आपको इसमें भाई मिलता है ये क्रोमोसोम, जिसे आपने क्रोमेटिन फाइबर कहा है। अब क्रोमेटिन फाइबर जो है उसके अंदर आपको डीएनए और आरएनए देखने को मिलता है। अब ये डीएनए आरएनए कितने बेसिस से मिलकर बनता है, क्या है दोनों में डिफरेंस, ये चीज आपको इस लेवल पे पढ़नी है। इसके बारे में हल्का इंट्रोडक्शन तो आपको 12th में मिल ही गया होगा बच्चों, कि कैसे डीएनए में आपको अलग यहाँ पे बेस पेयर्स मिलते हैं, जैसे एडेनिन मिलता है, थाइमिन मिलता है, ग्वानिन मिलता है, साइटोसिन मिलता है। यहीं पे आप आरएनए आ जाए तो थाइमिन की जगह पे आपको यूरेसिल मिलता है। तो ये यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, अलग अलग बेस कॉम्पोजिशन, मतलब नाइट्रोजन बेस की बात हो रही है, वो कौन कौन से किससे मिलकर बनते हैं, ये चीजें पढ़नी है। इसके बाद है डीएनए की कॉइलिंग, उसका क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन कैसा, उसका स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, टाइप्स कितने होते हैं, इसी में आप लैम्ब्रश क्रोमोसोम वगैरह ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे टाइप्स, टाइप्स किसके, डीएनए के, और टाइप्स किसके, आरएनए के। तो आरएनए में आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन 12th में मिला होगा कि एमआरएनए पाया जाता है ना, आरआरएनए पाया जाता है, टीआरएनए पाया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के आरएनए जो है इसमें पढ़ने हैं। डीएनए जो है उसमें आप लोग को पढ़ना है अलग अलग डीएनए। तो ये चीजें हैं जो आपको थर्ड यूनिट में पढ़नी है। तो थर्ड यूनिट आपका पूरी तरह से न्यूक्लियस और क्रोमोसोम पे है।
पहला 2 यूनिट सेल ऑर्गेनल्स पे था, तीसरा यूनिट न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के बारे में है। चौथे यूनिट पे आए तो चौथा यूनिट आपका सेल साइकिल, डिवीजन और सेल सिग्नलिंग पे है। इस यूनिट से मैं कहूँ तो आप ज्यादा कनेक्टेड होंगे, ये यूनिट आपको ज्यादा आसान लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आप मियोसिस और माइटोसिस पढ़ते हैं। मियोसिस माइटोसिस कुछ नया नहीं है, वही आपने 11th 12th पे जो लेवल पे पढ़ा था वही चीजें हैं, बस कुछ चीजें जो आपको एडिशनल पढ़नी है, अदरवाइज सब वही है। वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो अलग अलग स्टेजेस आती हैं। आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारियां की होंगी आपके कॉलेजेस में एंटर करने के लिए, तो आपने ये चीजें पढ़ी होगी, है ना। तो सेल डिवीजन में आपको यही माइटोसिस मियोसिस पढ़ना है, जिसमें अलग अलग 2 तरीके हैं जिससे अपने आपको सेल जो है वो डिवाइड करता है। अब यहाँ पे सेल साइकिल उसके बाद चलती है, तो सेल साइकिल क्या है, एपोप्टोसिस क्या होता है, ये चीजें आपको यूनिट 4 में देखनी है। इसके बाद आता है सिग्नल ट्रांसडक्शन, जिसमें हम यहाँ देखते हैं कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, सेल सरफेस रिसेप्टर, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, इसमें रिसेप्टर्स के बारे में पूछा जाता है। पिछले बार की बात मैं करूँ तो जैक-स्टैट पाथवे वगैरह और यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे, ये सब आपको क्वेश्चंस जो थे वो बने थे जब हम लोग ने पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारियां कराई थी। हालांकि पिछली बार क्या था कि थियोरी पूछ रहा था, एमसीक्यू जैसा कुछ था नहीं। इस बार से तो सब कुछ एमसीक्यू ही होना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। अब उसके बाद आते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे 4 यूनिट्स खत्म हुए। आई थिंक शुरू के जो जूलॉजी में यूनिट्स दिए गए हैं बच्चों, वो थोड़े आसान है, आपके लिए समझने लायक है, कुछ आपको बहुत नया नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये थोड़े नए होते हैं। साथ में ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, प्रोटीन टारगेटिंग, सॉर्टिंग, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सब थोड़ा आपके लिए नया होगा। अदरवाइज ऐसे देखा जाए तो आई थिंक सारी चीजें जो है वो हल्की फुल्की आपने 11th 12th में पढ़ी ही है ना। अब आते हैं 5th यूनिट में। 5th यूनिट में क्या है बच्चों, यहाँ पे मेंडलिज्म और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात की गई है। मतलब मेंडलिज्म मतलब मेंडल का दिया गया सिद्धांत जो था, तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल हेरिडिटी के क्या है, मेंडल के अलग अलग लॉज क्या है, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड प्रोसेस क्या होते हैं, किस तरह से कराए जाते हैं, कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा। तो ये देखिए, ये 2 टॉपिक तो आपने पढ़ा होगा 12th में, है ना। उसके बाद पेनिट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी क्या होता है, जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, जिसमें एनवायरमेंट डिसाइड करेगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन किसी भी नए ऑफस्प्रिंग का क्या होगा। तो उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला क्या है बच्चों, फ्रूट फ्लाई को बोला जाता है, ये भी आपने पढ़ा होगा 12th में। ठीक है, जो मुझसे पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा, ये टॉपिक्स मैंने आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयार किए थे, इसमें कवर कराए थे मैंने आप लोग को। तो यहाँ पे भाई इन्होंने इस पे वर्क किया था, मोर्गन ने, ठीक है, मोर्गन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में कैसा होता है, टीएच मोर्गन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे वर्क किया था। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में कैसे किया जाता है, एक्स 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 वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्स लिंक कैरेक्टर्स क्या है, डोजेस कंपनसेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको आपके 5th यूनिट में पढ़नी है। इसके बाद आते हैं बच्चों 6th यूनिट। तो 6th यूनिट में देखिए, 5th यूनिट भी आपको थोड़ा बहुत आपको फेमिलियर लग रहा होगा, आप जान रहे होंगे कि हाँ भाई ये हमने टॉपिक ये पढ़ा था, है ना। तो अब आते हैं 6th यूनिट में। तो 6th यूनिट थोड़ा सा अलग है, मैं कहूंगी ये आपने थोड़ा कम पढ़ा होगा। यूनिट 6 जो कहें, इसमें क्या है, मेंडलिज्म के आगे के सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया। मल्टीपल एलील क्या है, जीन इंटरैक्शन क्या होता है। जीन इंटरैक्शन का मतलब होता है जहाँ जीन्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम्स इसमें चलते हैं। अब ये जो इंटरैक्शन होता है सेक्स और हेरिडिटी के बीच में, सेक्स इन्फ्लुएंस या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब है बच्चों की जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन होती है। अब कई बार हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियस में जो इंफॉर्मेशन है, बेसिकली क्रोमोसोम पे जो इंफॉर्मेशन है वही ट्रांसफर होती है अगले जनरेशन में, बट ऐसा नहीं है। साइटोप्लाज्म में भी कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है जो कि अगले जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो उसके लिए हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट जानते हैं, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होता है, एंटिसिपेशन क्या है, इंटरैक्शन जीन्स और एनवायरनमेंट के बीच में कैसे चलता है, और इनका कैसे जीन एक्सप्रेशन है, और ये सारी चीजें हैं जो कि आपको यूनिट 6 में पढ़नी है। मैं कहूँ तो ये यूनिट आपके लिए थोड़ा नया है, इसमें आपने बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो आपने शुरू में या 11th 12th में नहीं पढ़ी होगी, है ना। तो ये यूनिट थोड़ा मैं कहूंगी नया है, इसलिए कह सकते हैं कि शुरू के जो 4 यूनिट्स है वो आसान लगेंगे आपको, बाद के यूनिट्स थोड़े से टफ है, बट डरेंगे नहीं भाई, हम लोग है ना, हम लोग तैयारी कराएंगे, हम लोग सारी चीजों को अच्छे से आपको समझाएंगे, है ना। अब आते हैं बच्चों 7th यूनिट में। 7th यूनिट में आपका क्या है, ह्यूमन क्रोमोसोम क्या है और इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या है, ये चीजें इसके बारे में। तो ये थोड़ा आसान लगेगा आप लोग को,
क्योंकि इसमें ह्यूमन कैरियोटाइप जानते हैं, मतलब क्रोमोसोम के बारे में इसमें जानना होता है। क्रोमोसोम क्या एनोमलीज क्या है, मतलब क्रोमोसोम में कई बार होता है कि क्रोमोसोम नंबर ह्यूमंस में 46 है, तो कई बार एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि एक क्रोमोसोम घट जाता है। तो ऐसे में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या बोलते हैं, मोनोसोमी है, ट्राइसोमी है, टेट्रासोमी है, ये सब क्या होता है, ये चीजें हम लोग इस टॉपिक में जानते हैं। तो न्यूमेरिकल एबेरेशंस क्या होता है, जिसमें क्या हो रहा है, नंबर में चेंज आ रहा है, न्यूमेरिकल का मतलब है नंबर में, तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आता है, उसको न्यूमेरिकल एबेरेशन कहते हैं। इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिलते हैं। कभी जो क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है या घट जाता है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ये सब आपको न्यूमेरिकल एबेरेशन और उसके एग्जाम्पल्स में पढ़ने रहते हैं। उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस है, इसके बारे में 12th में आपने पढ़ा होगा बच्चों, एक चार्ट फ्लो होता है जिसके वजह से पता चलता है कि ये एक कह सकते हैं कि कोई भी फैमिली का 2-3 जनरेशन का एक फ्लो चार्ट तैयार किया जाता है, जिसमें सर्कल और स्क्वायर की मदद से मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट कराकर एक फ्लो चार्ट बनाकर ये बताया जाता है कि कोई भी जेनेटिक बीमारी या आगे के कितनी जनरेशन तक कहाँ तक पास होगी, किसको पास होगी। तो इसके लिए हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। यहाँ पेडिग्री का मतलब कुत्ते के खाने से नहीं है, ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस है। उसके अलावा पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस है, तो किस तरह से इनहेरिटेंस का पैटर्न चलता है। इनहेरिटेंस का मतलब जो कैरेक्टर का ट्रांसफर चल रहा है अलग अलग जनरेशन में, तो इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये सारे अलग अलग इसमें आप लोग को पैटर्न्स पढ़ने हैं। उसके बाद आता है बच्चों लास्ट यूनिट, तो 8वां यूनिट जो है ये डिजीज के बारे में है। तो किस तरह से डिजीज होता है बच्चों, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, प्रोटोजोआ और अर्थवर्म्स वगैरह की वजह से वो वर्म्स के कैसे इन्फेक्शन फैलता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। लाइफ साइकिल कैसी चलती है इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से ये इन्फेक्शन करते हैं, तो पैथोजेनिसिटी। उसके अलावा डिजीज कैसा कॉज करते हैं, जब डिजीज हुआ तो क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्या रीजन होते हैं, और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और ये सब आपको पढ़ना है। कॉमन जैसे आपको ट्रैपेनोसोमा है, जियार्डिया है, उसके अलावा वाउचेरिया है, ये सब आपके बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स में ये आते हैं। तो लास्ट जो यूनिट है वो थोड़ा डिजीज के बारे में है, उनकी साइकिल के बारे में है, कैसे कॉज होता है, क्या सिम्टम्स दिखते हैं, कैसे रोका जा सकता है, ये सारी चीजें आपको लास्ट और आखिरी यूनिट में दी गई है। तो आई होप इतना तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे पूरा ये सेमेस्टर पढ़ना है, जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर को कैसे पढ़ना है। एक आइडिया आई थिंक मिल गया होगा ये वीडियो देखकर। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं कि अगर आपको घर बैठे बैठे हमारा ये कोर्स के साथ में आपको जुड़ना है, आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का कोर्स जो है वो बाय करना है, आप चाहते हैं हम मेंटर्स के थ्रू पढ़ना, तो आपको कुछ ये सिंपल स्टेप्स मैं बताऊंगी, इसको फॉलो करना है और आप बहुत ही आसानी से हमारे तक जुड़ सकते हैं और अपने घर पे बैठे बैठे ही आप ये कोर्स खरीद कर आराम से बैठकर देख सकते हैं। और जो भी चीजें हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस कोर्स के थ्रू, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का ऑनलाइन कोर्स हम चला रहे हैं, ये दूसरी बार चला रहे हैं, या तो कह लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर हमने चलाया, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर चलाया, अब हम लोग यहाँ पे वापस से फर्स्ट सेमेस्टर चला रहे हैं। तो ये आपका नवोदय 3.0 बैच चलने वाला है। ये आपका बीएससी मैथ्स आप कर रहे हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कई बार बच्चे हैं जूलॉजी वाले नहीं है, कोई और देख रहा है, तो जानते रहिए कि बीएससी अगर आपने मैथ्स से करना है, बायोलॉजी से करना है, एग्रीकल्चर या बीकॉम करना है, तो उन सभी के लिए एक ही प्राइस है इस कोर्स को बाय करने का, और वो है आपका 1199। ठीक है, बहुत ही कम पैसा है ना। तो इतने पैसे में आई थिंक आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग करने जाएंगे तो वो आपके 1 या 2 महीने की फीस निकल जाएगी। मैं तो 2 महीना फिर भी ज्यादा बता रही हूँ, 1 महीने की फीस इतनी होती है। लेकिन सोचिए कि ये पूरा कोर्स आपका, जो कि ऑलमोस्ट हम कहेंगे 1 साल के लिए वैलिड है, कि आप 1 साल तक अगर आपने कोर्स बाय किया है तो इस सारे आपके जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे थ्रू जो गए रहेंगे, वो आपके पास पूरे 1 साल के लिए अवेलेबल रहेगा। तो 1 साल की वन टाइम पेमेंट की जो फीस है वो है 1199। बहुत कम फीस है, इतनी फीस आप बहुत ही आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। और आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे हमारे इस कोर्स के अंदर, तो वो देख लीजिए। आपको हमारे लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे जो हमारे ऐप पर जाते हैं, जिसका नाम है डीएनएस एजुकेयर ऐप। ठीक है, अब वो ऐप में आपको एक्सेस तभी मिलेगा जब आप हमारा ये कोर्स जो है इसको बाय करेंगे। अब इसमें आपके साथ यहाँ पे लाइव डाउट सेशन भी चलेंगे। क्या पता कि बच्चों की कई बार होता है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कई बार होता है कि टीचर्स के साथ में आपको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, या कभी आपने कोई टॉपिक पर आपको कुछ डाउट लग गया,
तो वो डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए आपके लिए लाइव डाउट सेशंस भी चलते हैं। उसके अलावा क्लास नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ जो भी हम लेक्चर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं वो पीडीएफ आपको तक हमेशा पहुंचाया जाएगा। पीवाईक्यू आपको कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ में मॉडल सैंपल पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में स्पेशल गाइडेंस, जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता तब तक वो स्पेशल गाइडेंस हमारे थ्रू, हम मेंटर्स के थ्रू आपको जरूर मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। जब भी आपको कोई भी डाउट आए आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते, कुछ भी चीजें जो कि इस कोर्स से रिलेटेड है वो आप पूछ सकते हैं, है ना। अब कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो बच्चों 6 महीने का आपका सेमेस्टर एग्जाम का कोर्स है। उसके अंदर ही अंदर 5 महीने के अंदर ही अंदर हम हमारा कोर्स जो है सेमेस्टर का वो खत्म करा देंगे, ताकि बचे हुए जो 1 महीना है उसमें हम आपकी जमकर तैयारियां करा सके। जो भी पीवाईक्यू है, जो भी जितना हो सके हम उतना क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व कराएंगे। और कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो वो 1 साल की होगी। वैलिडिटी का मतलब है कि कितने टाइम तक अगर आपने ये कोर्स बाय किया 1199 में तो वो कोर्स आपके पास कितने समय तक रहेगा, तो पूरे 1 साल तक के लिए रहेगा। जबकि कोर्स वैलिड कब है आपका, कोर्स की वैलिडिटी जो है वो आपका देख रहे हैं सिर्फ कह सकते हैं कि कोर्स आपका 6 महीने चलेगा, जिसमें से 5 महीने के अंदर हम कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। बट इसके लिए लेकिन जो वैलिडिटी आपको मिल रही है वो पूरे 1 साल की मिल रही है। 6 महीने का कोर्स है ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं पूरे 1 साल तक, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है बच्चों तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके एनी टाइम पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो हमारे सिलेबस के थ्रू। और रही बात हमारे ऐप को डाउनलोड करने की, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डीएनएस एजुकेयर ऐप हमारे प्ले स्टोर से, ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ हम लास्ट में फ्री लेक्चर्स भी जाते हैं जिसमें हम पीवाईक्यूज वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, उनके पीडीएफ भी आसानी से आपको हमारे इस ऐप पे फ्री पर मिल सकते हैं। तो आई होप बच्चों आज का जो ये वीडियो मैंने आप लोग के लिए लेकर आई हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, काफी बेनिफिशियल रहा होगा। जल्द ही आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएगी जिसमें हम लोग, हाँ और ये भी रहे कि कुछ बच्चे कॉमेंट करके पूछते हैं मैम क्या ये वीडियोज यूट्यूब पे जाएंगे, तो बिल्कुल कुछ वीडियोज ऐसे भी होंगे जो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसमें आप आसानी से कुछ यूनिट्स जो है वो हमारे थ्रू फ्री में यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन पूरा कोर्स आपका यूट्यूब पे नहीं जाएगा, उसके लिए आपको हमारा ये कोर्स बाय करना होगा, है ना। तो आई होप बच्चों आपके लिए आज का जो ये सेशन है काफी यूजफुल रहा होगा, ये वीडियो आप तक पहुंचा होगा, तो आपको जितने भी डाउट्स हैं सेमेस्टर से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, अभी के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।